बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज के सेशन में इंशाल्लाह हम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में जो तब्दीलियां आई हैं उनको देख लेंगे एक एक करके। और मैं कोशिश करूंगा ब्रीफ रहूं। आपका सवाल हो सकता है क्योंकि बहुत मैं ज़्यादा डिटेल्स नहीं बता रहा हूँगा, तो आप क्या कीजिए, कॉपी पेंसिल लीजिए और क्वेश्चंस को मार्क कर लें। वीडियो में कमेंट्स में भी आप डाल सकते हैं और इस सेशन के बाद लाइव आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। और भी हमारे साथ एक्सपर्ट्स होंगे, इंशाल्लाह हम उस पर आपको जवाब दे देंगे, ठीक है। सबसे पहले तो इनकम, अच्छा, बहुत सारी चेंजेस की गई हैं, तो हम हमारी जो वीडियोस भी अपलोड होंगी वो कुछ पार्ट्स में होंगी। आप इन डिटेल में सब पार्ट्स को देख लीजिए या कमेंट्स में रेलेवेंट क्वेश्चन कर लें, सो वी विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर यू, ठीक है। बहुत डिटेल में वीडियोस बनाना इसलिए ज़रूरी है कि हमारी कम्युनिटी की ज़रूरत है। बहुत सारे कंसल्टेंट्स यहाँ हैं, तो जो चाहते हैं अपने आप को अपडेट रखें ताकि क्लाइंट्स को अकॉर्डिंगली अपडेट कर सके। जब आप मुकम्मल वीडियो देखेंगे तो जितनी इंडस्ट्रीज हिट हो रही हैं, जो जो एस्पेक्ट्स हिट हो रहे हैं, वो सारे आप कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं सेक्शन नंबर 2, जो कि डेफिनेशंस का सेक्शन है। वहाँ पर एक डेफिनेशन मौजूद है, बैंकिंग कंपनी। तो उस बैंकिंग कंपनी की डेफिनेशन में से ये जो वर्ड्स हैं ये निकाल दिए हैं। एनी बॉडी कॉर्पोरेट विच ट्रांजैक्ट्स द बिजनेस ऑफ बैंकिंग कंपनी। देखिए, आप अगर बैंक बनाने जाए ना पाकिस्तान में, तो पहले आप जाते हैं स्टेट बैंक के पास, वो अप्रूवल देते हैं, फिर आप एसएससीबी के पास जाते हैं, फिर स्टेट बैंक फाइनल अप्रूवल देते हैं, आप ऑपरेशन शुरू करते हैं। इससे ऐसा इंप्रेशन आ रहा था कि भाई कोई भी कंपनी बैंकिंग का काम कर सकती है, जो कि ठीक नहीं था। तो इसको यहाँ से ओमिट कर दिया और बहुत अच्छा किया। एक कंसिस्टेंसी आ गई डेफिनेशन के अंदर, वो दीगर लॉज के साथ भी कंसिस्टेंट हो गई। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की डेफिनेशन और दीगर लॉज जो रेलिवेंट है उनकी डेफिनेशन कंसिस्टेंट हो गई, ठीक है। अच्छा, वरना तो कोई भी कह सकता है जी यहाँ इनकम टैक्स में तो लिखा हुआ है मैं काम कर सकता हूँ, तो मुझे कहाँ जाना है, मैं इस लॉ में लिखी हुई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें मजीद डिटेल्स की ज़रूरत नहीं है। फिर एक डेफिनेशन और इंसर्ट की है, 17C, डिजिटली डिलीवर्ड सर्विसेज। इसका खुलासा ये है, विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन जो आप सर्विसेज खरीद लेते हैं इंटरनेट पे रहते हुए, उन्हें डिजिटली डिलीवर्ड सर्विसेज कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इस डेफिनेशन को आप ऐसे पढ़ेंगे ना तो आपको बोरियत होगी। मैंने क्या किया, इस डेफिनेशन में ना एग्जांपल्स ऐड कर दिए हैं ब्लू कलर में, और ये बहुत सी एग्जांपल्स हैं जो सर्विसेज हर आदमी जो ले ही रहा होता है। यूट्यूब है, क्विक बुक्स है, यूडेमी है, खान एकेडमी है, माइक्रोसॉफ्ट 360 है। तो जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको खुलासा यही निकलेगा जो मैंने आपको बताया। तो ये एक डेफिनेशन ये ऐड की गई है। उसके बाद ई कॉमर्स की डेफिनेशन है, उसे भी मैंने रिप्रोड्यूस कर दिया। इस डेफिनेशन ये भी ऐड हुई है यहाँ पे। इसका भी मतलब यही है कि आप जब कंप्यूटर पे बैठते हैं और डिजिटली नेट इंटरनेट पे आप बैठे हैं, सेल परचेज के प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं, वहाँ से आप कुछ चीज़ खरीदते हैं या ऑर्डर प्लेस करते हैं, कुछ बेचते हैं, कुछ खरीदते हैं, तो ये ई कॉमर्स सिस्टम है। इट्स जनरल डेफिनेशन। ई कॉमर्स का जनरल कॉन्सेप्ट आप गूगल भी करेंगे आपको मिल जाएगा। डिजिटली यू आर सेलिंग समथिंग, बाइंग समथिंग, सम टाइम प्लेटफॉर्म वेंडर्स को, कस्टमर्स को लिस्ट कर रहा है, फैसिलिटेट कर रहा है, सो ऑल पार्ट ऑफ ई कॉमर्स है। मैंने इसमें भी ये किया कि आपके लिए एग्जांपल डाल दी। दराज है, कमीशन बेस्ड काम करता है, ठीक है, लोगों को लिस्ट करता है। फूड पांडा, एवरीवन इन कराची इज यूजिंग फूड पांडा, सो मैंने डेफिनेशन डाल दी है। अली बाबा, ईबे, तो आपको इससे समझ आ गया होगा। उसके बाद सेक्शन नंबर 2 में ही जो क्लॉज 36 है, यहाँ एक डेफिनेशन दी गई है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की। इसमें एक चेंज किया गया है। देखिए, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का क्या होता है कि अगर एक इदारा अपने आप को कहता है मैं एनपीओ हूँ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हूँ, वो ऑफिसर के पास जाता है और ऑफिसर, एक प्रोसीजर रूल्स में लिखा हुआ है, इनकम टैक्स रूल्स में, उसके मुताबिक एप्लीकेशन फाइल होती है। तो ऑफिसर उसको सेक्शन 2 क्लॉज 36 में एक अप्रूवल ग्रांट कर देता है कि जी मैं आपको भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे अप्रूव कर देता हूँ, और उसकी एक टाइम ड्यूरेशन होती है। उस बेसिस पे फिर वो इदारा सेक्शन 100C की कंडीशंस को मीट करके रिटर्न में अपना टैक्स वर्कआउट करता है और 100% टैक्स क्रेडिट ले लेता है। तो ये इसकी थोड़ी सी मैंने ब्रीफ आपको डिटेल बता दी। उन्होंने किया ये है, उन्होंने कहा ऐसा क्लब जो रिक्रिएशनल क्लब है, और अगर कोई मेंबर वहां ज्वाइन करने जाता है और उसकी जो फीस है वो 1 मिलियन से ज्यादा है, फॉर एनी क्लास ऑफ न्यू मेंबर, कोई भी कैटेगरी हो, तो अगर ज्वाइनिंग फीस किसी क्लब की 1 मिलियन से ज्यादा है, तो उसे कहे भाई तुम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में फॉल नहीं करती, ठीक है। तुम एक नॉर्मल बिजनेस एंटिटी हो, कोई जरूरत नहीं है आपको क्लेम 100% टैक्स क्रेडिट लेने की, आपको टैक्स देना चाहिए। तो इस तब्दीली से ये होगा, ठीक है। वो क्लब्स जिनकी जो इस क्राइटेरिया में फिट आते हैं यहाँ से निकल गए। आगे बढ़ते हैं अब हम सेक्शन नंबर 30, अच्छा, क्लॉज 38B। ये आफ्टर द वर्ड सैलड, ओके।
देखिए, ऑनलाइन मार्केट प्लेस की एक डेफिनेशन पहले से ऑर्डिनेंस में मौजूद है, लेकिन आपको पता है कि हर गुजरते दिन के साथ पाकिस्तान में डिजिटल इकोनॉमी इवॉल्व हो रही है और ई कॉमर्स के डिफरेंट मॉडल्स आ रहे हैं। तो अब रेगुलेटर सिर्फ ये कह रहा है कि जितने भी ई कॉमर्स के मॉडल है, जितनी भी ऑनलाइन मार्केट प्लेस है, जिन जिन सूरतों के अंदर कंडीशंस में वो मौजूद है, उन सबको कवर कर लो। तो उसने इस डेफिनेशन को बस इन्हेंस कर लिया है। सो ऑनलाइन मार्केट प्लेस के कॉन्सेप्ट को इन्हेंस कर लिया, ठीक है। ऑनलाइन मार्केट प्लेस होती क्या है? जहाँ बायर सेलर दोनों मौजूद है, और एक जो मार्केट प्लेस है वो उनको फैसिलिटेट करती है ताकि वो इकोनॉमिक इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स कर सकें। दैट्स इट। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। एक सेक्शन है, सेक्शन 4 ए बी, ये भी आई थिंक लास्ट ईयर आया था। इसमें यह था कि अगर आपकी जो इनकम, टैक्सेबल इनकम है, वो 10 मिलियन से ज्यादा है ना, तो आपका ये गुनाह है, और इस गुनाह की वजह से आपको एक सरचार्ज देना पड़ेगा। वो सरचार्ज था 10%। मसलन आपकी इनकम 10 मिलियन से ज्यादा है और आपका टैक्स आया 100 रुपए, और जो टैक्स आता था वो जो हमारे डिवीजन 1 पार्ट 1 फर्स्ट कैजुअल के प्रोग्रेसिव रेट्स हैं उस पर निकलता है। और वहाँ दो रेट्स है ना, एक सैलरी के लिए, एक अदर देन सैलरी के लिए, तो आप कोई भी हो सकते हैं। तो आपका टैक्स आता था, उस टैक्स का 10% आपको जमा कराना होता था, ठीक है, वो भी आपका टैक्स है। तो अब गवर्नमेंट ने कहा कि भाई हमें एहसास है, जो तनख्वाहदार तबके हैं, हमें उनका बहुत एहसास है, तो हम एक काम करते हैं, उस 10 को सिर्फ सैलरीड क्लास के लिए 9% कर देते हैं। बस ये उन्होंने एक एहसान किया है तनख्वाहदार लोगों पे। अब मैं इसका आपको छोटी सी इलस्ट्रेशन बता देता हूँ, क्लियर हो जाएगा। सपोज कर लें, तीन लोग हैं, सैलरीड इंडिविजुअल, बिजनेस इंडिविजुअल और एओपी। इनकी 10 मिलियन, तीनों की 10 मिलियन से ज्यादा है तो 1 रुपया मैंने बढ़ा दिया, 10 मिलियन 1 रुपीज इनकी टैक्सेबल इनकम है। अगर आप इनका टैक्स निकालेंगे तो इनका आएगा 27 लाख, इनका आएगा 35 लाख 90 हज़ार, इनका भी आएगा 35 लाख 90 हज़ार। यानी लास्ट ईयर के रेट्स की बात कर रहा हूँ, टैक्स ईयर 2025 की, 26 की बात नहीं कर रहा। अगर वहाँ इफ देर इज एनी चेंज हम आगे देख लेंगे क्या चेंज है, लेकिन मैंने लास्ट ईयर के टैक्स रेट्स लिए हैं। तो अब होगा क्या कि इन लोगों को कहा भाई हमें आपका तो कोई एहसास नहीं है, तो आप तो बस 10% आपको देना है, पहले भी देना है, अभी भी देना है। लेकिन सैलरीड इंडिविजुअल से हुकूमत ने मोहब्बत दिखाई है और उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, हम 1%, हम एक्नॉलेज करते हैं, हमें एहसास है, हम प्रोग्रेसिवली कम करेंगे इसको। अब 1% हम आपका सरचार्ज कम कर देते हैं। पहले ये सरचार्ज इन्होंने कितना देना था? 276500, यानी कि 2,76,500 रुपये देना था। तो अब उन्होंने कहा नहीं, आपको 2,48,000 रुपये देना है। तो 2,48,000 माइनस 2,76,500, जो डिफरेंस निकला, कोई 30-31 हज़ार रुपये का, तो जो भी डिफरेंस बना, तो भाई उन्होंने कहा ये हमने आपको छोड़ दिया। तो इसका इम्पैक्ट बस ये होने वाला है, यानी आपके सरचार्ज में 1% की रिलीफ है सैलरीड इंडिविजुअल के लिए। तो बस ये आपको देख के इंशाल्लाह क्लैरिटी आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। ओके जी, ये एक नया कॉन्सेप्ट मुतारिफ करवाया है, जो हम कहते हैं कि भाई ब्रॉडरिंग दी टैक्स पेयर्स, या टैक्स नेट को बढ़ाने की हम बात करते हैं। उस कॉन्सेप्ट को यानी उसको सामने रखते हुए एक एफर्ट की गई है कि एक सेक्शन मुतारिफ करवाया गया है, टैक्स ऑन पेमेंट्स फॉर डिजिटल ट्रांजेक्शन इन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। इसका मैं ना आपको खुलासा बता देता हूँ क्या है। देखिए, फॉर एग्जांपल, एक तरह सी कहानी सुने। मुझे ख्याल आया कि मैं कोई प्रोडक्ट बनाता हूँ। मैंने एक कॉस्मेटिक्स की प्रोडक्ट बना ली, एक क्रीम बना ली। मैं एक सर्टिफाइड केमिस्ट हूँ। मैंने एक क्रीम बनाई, उसका अप्रूवल लिया, उसको सर्टिफाई करवाया, और मैंने एक वेबसाइट बनाई और उसको मैंने प्लेस कर दिया। बस मेरा एक ही प्रोडक्ट है। आप लोगों ने लेना शुरू कर दिया, और लोगों ने लेना शुरू कर दिया, और मैं बेचता रहा, पैसे आते रहे, बेचता रहा, पैसे आते रहे, और मैं कोई सेल्स टैक्स रिटर्न नहीं जमा करा रहा, कोई इनकम टैक्स नहीं दे रहा। ठीक है, यानी परसेप्शन ये है, हालांकि ऐसा ज़रूरी नहीं हो, अगर हो सकता है मैं रिटर्न जमा करवा रहा हूँ, लेकिन आप ये सोचें फिलहाल ऐसा हो रहा है। तो अब गवर्नमेंट ने क्या बोला? बोला भाई देखें, अब इसको पढ़ें आप। सब्जेक्ट टू दिस ऑर्डिनेंस अ टैक्स शैल बी इम्पोज्ड एट द रेट, जो भी टैक्स रेट से हम आगे देख लेंगे। अच्छा, ऑन एवरी पर्सन हु रिसीव पेमेंट फॉर सप्लाई ऑफ डिजिटली ऑर्डर्ड गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, ऊपर हमने डेफिनेशन भी देख ली। विच आर डिलीवर्ड विद इन पाकिस्तान यूजिंग लोकली ऑपरेटेड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इंक्लूडिंग मार्केट प्लेस और वेबसाइट। मैंने आपको जो कहानी सुनाई वो वेबसाइट की सुनाई, ठीक है। अब मैंने वेबसाइट से माल बेचा, एक मैंने बैंक अकाउंट बना दिया, ठीक है, और एक मैंने टीसीएस रख लिया, और एक हाँ, बस ये दो मीन्स रख लेते हैं। अब हुआ क्या, कुछ पैसे तो मेरे बैंक अकाउंट में आ रहे हैं, ठीक है, डायरेक्ट आ रहे हैं। अच्छा, इसमें भी ना एक इंटरमीडियरी अकाउंट होता है, वहां हिट होते हैं और वो सारे पैसे आ जाते हैं इस अकाउंट के अंदर, और बैंक को हम कह देते हैं, वो कलेक्शन अकाउंट बना लेते हैं, या डायरेक्ट अकाउंट में आ जाते हैं, और एक सीओडी कैश में आ गया, टीसीएस वाला हमें कैश ला के दे देता है। तो अब इन्होंने इन लोगों को टारगेट किया जो कि ऑनलाइन बैठे हुए काम कर रहे हैं। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि भाई अगर ये ऑनलाइन बैठे हुए जो लोग काम कर रहे हैं, अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना, तो फिर इस सेक्शन का ताल्लुक इससे नहीं है।
तो अगर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स या एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज है तो वो 154 और 154A के जो सेक्शन है वही इन्वोक होने, उसका यहाँ की बात से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, अब दो ही सूरतें हो सकती हैं। पहले बजट में ये इस तरह के टेबल लाए थे, इसको अब हम नहीं देख रहे। अब हम डायरेक्ट देखते हैं फाइनेंस सेक्टर में जो चीज़ अप्रूव हुई है होगा क्या। होगा ये कि जब मैंने अपनी जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बेची है और टीसीएस वाला जो बंदा है उसके पास कैश आया और उसने लाके मुझे दे दिया। अब उस टीसीएस वाले आदमी को कहा है तुम एक काम करना, ये जो बंदा है जुनेद इकबाल जो ये प्रोडक्ट बेच रहा है और तुमने जो इसकी कलेक्शन की है उसका 2% रोक लेना, बाकी उसको दे देना। अच्छा, 2% का वो क्या करेगा आगे हम देखेंगे, लेकिन यहाँ हम आपको बताएं 2% वो मेरे नाम से चालान बनाएगा और वो गवर्नमेंट को मेरे ब्याह पे जमा करा देगा। सो बेसिकली दिस इज मेरा एडवांस टैक्स है। ये मेरा एडवांस टैक्स है, लेकिन ये फुल एंड फाइनल लाइबिलिटी है। यानी अब जो मैंने सेल की है ना, इसमें मजीद मुझे कोई टैक्स नहीं देना। तो एक तरह से देखा जाए कि 2% ऑफ ग्रॉस अमाउंट में मेरी जान छूट गई। लेकिन अगर आप इसको कंपेयर करें जो इदारे मिनिमम टैक्स देते हैं वहाँ वो 1.25% देते हैं सिर्फ, और यहाँ मैं एक तरह से 2% दे रहा हूँ, तो ये ज़्यादा है ना। तो अब होगा क्या, मैं जब क्रीम बेच रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, 2 रुपये से बढ़ा, 100 रुपये की क्रीम है, 2 रुपये से बढ़ा दूंगा। मैं तो कहूँगा भाई बर्डन कस्टमर पे डालो, लेना है लोगों ने ले, नहीं लेना तो मैं काम बंद कर देता हूँ। तो अब कुछ तो सोचूंगा या अपना मार्जिन कम करूंगा। 100 रुपए की मैं बेच रहा था, मेरा मार्जिन 10 रुपए था, अब 8 रुपए हो जाएगा। तो वन वे और अदर वे मुझे कुछ ना कुछ तो करना है। तो इससे बहरहाल इम्पैक्ट तो होगा, कस्टमर पे बर्डन आएगा। ऐसी प्रोडक्ट जो कस्टमर खरीदना चाहते हैं उनमें मैं प्राइसिंग ऐड कर दूंगा, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है। जहाँ डिमांड कम है तो मुझे अपने प्रॉफिट श्रिंक करने पड़ेंगे और कंपटीशन बढ़ता जा रहा है हर दिन। तो ये बात समझ आ गई। मैं दोबारा कंक्लूड करता हूँ, टीसीएस वाले ने, एमएनपी वाले ने, कोरियर सर्विस वाले ने जितना सीओडी कैश लिया आपकी सेल का जमा किया, उसमें से 2% वो रोक के आपके ब्याह पे गवर्नमेंट को दे देगा, बाकी पैसे आपको दे देगा। और ज़ाहिर है आप उसका बिल जो देते हैं वो तो एक अलग है, वो तो आप उसका बिल पे करते ही हैं, उसका इससे ताल्लुक नहीं है। दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि डिजिटल मीन्स और बैंकिंग चैनल बाय पेमेंट इंटरमीडियरी। अब कोई पेमेंट इंटरमीडियरी है, सपोज कर लें बैंक का एक कलेक्शन अकाउंट है जहां सारे पार्क होते हैं आपकी कस्टमर ऑर्डर्स, और वहां से आपके मेन अकाउंट में आते हैं, तो बैंक को बोल दिया, या अगर कोई और ऐसा अरेंजमेंट आपने किया हुआ है उनको कह दिया, जो भी इंटरमीडियरी है, पेमेंट इंटरमीडियरी कैन बी एनीवन। दी गुड एग्जांपल इज बैंक्स, डेफिनेटली। तो उन्हें कहा है कि भाई आप जो है ना 1% रोक के बाकी पे कर दीजिएगा। इसका मतलब ये हुआ, कहना ये चाह रहे हैं कि भाई आप ज्यादा से ज्यादा कस्टमर से बैंक से लें, बैंकिंग चैनल से पैसे लें, तो डिजिटलाइजेशन ज्यादा से ज्यादा हो। बहरहाल 1% चले, ठीक है 1%, या अगर दोनों जगह 1 कर देते तो बहुत बेहतर था, लेकिन शायद ये कैश को डिस्करेज करना चाह रहे हैं। अच्छा, अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ फाइनल टैक्स है, फाइनल टैक्स इसलिए हम कह रहे हैं, एक तो देखें ग्रॉस रिसीट बेसिस टैक्सेशन होती है, हो रही है, देखें ग्रॉस अमाउंट ऑफ रिसीट पे टैक्स हो रहा है। और आपको पता है जो एफटीआर होता है, या एक और रिजीम है फाइनल टैक्स रिजीम, फाइनल टैक्स रिजीम है, और फिर एक हम कहते हैं फिक्स टैक्स रिजीम। इसमें होता है ग्रॉस रिसीट बेसिस टैक्सेशन हो जाती है। तो इसकी भी मैकेनिज्म वही है, लेकिन लीगल कवरेज क्या है, अगर आप सेक्शन 8 में देखेंगे ना, जहाँ पे कहा जाता है कि भाई ये फाइनल टैक्स है, वहाँ पे उन्होंने 6 के आगे 6A को भी ऐड कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, द टैक्स कलेक्टेड अंडर प्रपोज सेक्शन 6A विल बी ट्रीटेड एज फाइनल टैक्स ऑन इनकम ड्राइव फ्रॉम सप्लाई ऑफ डिजिटली ऑर्डर्ड गुड्स सर्विसेज फला फला फला। हाउएवर इफ अ टैक्स पेयर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बात समझ लीजिए, अगर टैक्स पेयर नॉर्मल रिजीम में भी है उसको फिर अपोर्शनमेंट करनी पड़ेगी। मिसाल के तौर पर, मैं अब वही वाली स्टोरी जहन में रखें, मैं कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, अब मेरी दुकान भी है, दुकान पे भी बंदे आके खरीद के जा रहे हैं, और ऑनलाइन भी बेच रहा हूँ। तो ऑनलाइन तो मेरी ग्रॉस रिसीट बेसिस टैक्सेशन हो रही है, वो तो फाइनल टैक्सेशन है। जब मेरा पीएनएल बनेगा मुझे अपने पूरे पीएनएल को ब्रेक करना होगा, अपोर्शनमेंट करनी पड़ेगी। मैं सेल्स की बेसिस पे कर लूंगा, और रिटर्न के अंदर भी टोटल कॉलम में, यानी टोटल एक्टिविटी, सेंटर वाले कॉलम में एफटीआर वेब बेस्ड वाली एक्टिविटी, और नॉर्मल एक्टिविटी जो मैं दुकान से माल बेच रहा हूँ, फैक्ट्री से माल बेच रहा हूँ, ठीक है, तो डीलर्स को माल बेच रहा हूँ वगैरह वगैरह, जो नॉर्मल सप्लाई चेन में माल बेच रहा हूँ, यानी अदर देन डिजिटल मीन जहाँ ह्यूमन इंटरवेंशन आ रही है। तो ये क्लियर हो गई बात आपको। अच्छा, अब जाहिर है मतलब एक हम ये सुनते हैं आईटी एक्सपर्ट से कि जी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और जो डिजिटल इकोनॉमी है 17% से एनुअली ग्रो कर रही है, अनलाइक अदर इंडस्ट्रीज। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक्स्ट्रा कॉस्ट और बर्डन और स्मॉल बिजनेस के लिए तो चैलेंज आएगा, जाहिर सी बात है। तो उम्मीद है कि आपको कॉन्सेप्ट ये समझ आ गया होगा। मैंने वेबसाइट को बेस बना के आपको बताया, लेकिन अगर आप किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे माल बेच रहे हैं, आप दराज पे रख के बेच रहे हैं, तो वहाँ भी यही होगा। वहाँ क्या करें, वहाँ दराज आपके पैसे काट लेगा। दराज के बाद अगर वहाँ लोग ऑनलाइन पे कर देते हैं, तो दराज के बाद जितनी ऑनलाइन रिसीट आएगी वो 1% लेगा। अच्छा, यहाँ लिखा है कैश ऑन डिलीवरी बाय कोरियर सर्विस। अब मिसाल के तौर पर दराज को भी तो दराज को भी तो आप सीओडी देते हैं, और दराज इंटरमीडियरी है, तो वहाँ क्या सवाल, इसमें डिफरेंट सवाल पैदा होंगे, ठीक है। तो अब दराज कहेगा ये तो सीओडी है, तो मैं कोरियर तो हूँ नहीं, तो वो क्या कहेगा, वो 1 करेगा। अगर 1 सोचेगा, वो बैंकिंग चैनल से तो पैसे नहीं आए,
तो वो अल्टीमेटली एक लड़ाई सी बन रही होगी, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आएगा, वो दो ही काट देगा, बोलेगा ज्यादा ही काट दो, मेरे पे तो परेशानी ना आए। बहरहाल इसमें देयर कुड बी सो मेनी सिनेरियोज इन दिस, और वो आहिस्ता आहिस्ता आगे चलेंगे, और गवर्नमेंट इस पर रिलैक्स रहे, एफबीआई रिलैक्स रहेगा, इस पर तंग नहीं करेगा, बस एक रेवेन्यू मेजर है और लोगों को टैक्स नेट में लाने की कोशिश है, देखते हैं क्या होता है, इसका क्या नतीजा निकलता है, या तो गवर्नमेंट कामयाब हो जाएगी या जो काम हो रहा है वो भी स्लो डाउन हो जाएगा। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। सेक्शन नंबर 15 इन्होंने ऐड किया था, ये भी एक स्टोरी है कि उन्होंने कहा जी, आप मिसाल के तौर पर आपने एक प्रॉपर्टी रेंट पे दी है, ठीक है, आपने 100 रुपये रेंट दिखाया है। अब एफबीआर ने कहा नहीं भाई, मैं ये रेंट नहीं मानूंगी, मैं तो मानूंगा इस रेंट को, मैं एफबीआर की प्राइस जो है ना, एफबीआर ने जो प्राइस मुकर्रर की है सेक्शन 68 में, फेयर मार्केट वैल्यू, मैं उसका 4% निकालूंगा, और एफबीआर 4% वर्कआउट करने के बाद आपकी रेंटल वैल्यू से मैच करेगी, अगर आपकी रेंटल वैल्यू उसके बराबर है या ज्यादा है तो ठीक है, अदरवाइज आपकी रेंटल इनकम को डिसरिगार्ड करके 4% को डीम्ड इनकम करके उस पर टैक्स लिया जाएगा। अब जाहिर सी बात है, गवर्नमेंट एक तरफ कोशिश कर रही है कि प्रॉपर्टी सेक्टर जो बैठा हुआ है पिछले 5-8 साल से, उसको थोड़ा सा बूस्ट करे, और ज़रा सी माइश यानी इकोनॉमी में ज़रा सा जो डेवलपर्स, बिल्डर्स, सोसाइटीज़, कंस्ट्रक्शन, इसमें थोड़ी एक्टिविटी शुरू हो, उसको प्रमोट भी करना चाहती है, तो इस प्रेशर में इसको निकाल दिया गया। दूसरी बात ये, किसी ने इनको ये बताया होगा, सर आपने 7E पहले ही लगाया हुआ है, वो भी डीमिंग प्रोविजन है, और फेयर मार्केट वैल्यू का 1% आप वहां पे भी ले रहे हैं, तो वो एक अलग मसला चल रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो वो भी एक और हो सकता है कहीं पर रेंटल इनकम 4% ना हो, 3% हो, तो बहुत सारी बातों को सामने रखते हुए गवर्नमेंट ने इसको वापस कर दिया। तो अब ये जो फाइनेंस एक्ट है, इसके अंदर जो सेक्शन 15 की तब्दीली है, इसको खत्म कर दिया गया है। अच्छा, उसकी जगह उसके पे यानी कि सीरियल नंबर 5 पे अब ये एक और चीज आ गई है। अच्छा, ये भी एक नई चीज लेकर आए हैं, रेवेन्यू मेजर है ये भी। अच्छा, इसके अंदर मल्टीपल सिनेरियोज बनेंगे, पहले आराम से सुकून से सुन लीजिए इसको। इसमें ना इन्होंने क्या किया है, ये कह रहे हैं कि भाई पेंशन को हम टैक्स करना चाहते हैं, अच्छा जी कर दें, तो उन्होंने फिर कहा कि बस पेंशन को हम फाइनल टैक्स करेंगे, पेंशन जो तुम्हें मिल रही है उस पर थोड़ा सा टैक्स दे दो, बात खलास, खत्म, फिनिश। अच्छा, क्या किया इन्होंने, इन्होंने कहा कि देखो, अगर तुम ऐसे इंसान हो, ऐसे इंडिविजुअल हो, तुम्हें पेंशन भी मिल रही है किसी तुम्हारे फॉर्मर एम्प्लॉयर से, यानी कि जो तुम्हारा पहले एम्प्लॉयर रह चुका है, तो या उसके किसी एसोसिएट से, मिसाल के तौर पर आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से रिटायर हुए हैं और उसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की कोई सब्सिडरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, आप वहां पे मुलाजमत कर रहे हैं, ठीक है, तो वो एसोसिएट हो गई, एसोसिएट एम्प्लॉयर हो गया आपका, यानी जो आपका एम्प्लॉयर है उसकी रिलेटेड पार्टी, आप समझ लें। तो कह रहे देखो यार, अगर तुम ना 70 साल के भी हो गए हो, बूढ़े भी हो गए हो, तुम्हें पेंशन भी मिल रही है, लेकिन तुम अभी भी जॉब कर रहे हो ना, तो फिर तो तुम, सिंपल सी बात है, तुम्हारी पेंशन और तुम्हारी सैलरी एक ही बात है, तुम्हारी सैलरी तुम्हारी पेंशन दोनों ऐड होंगी, और जो सैलरी का नॉर्मल रेट होता है ना, जो फर्स्ट कैजुअल डिवीजन पार्ट 1 डिवीजन 1 में दिया गया, बस उस पर टैक्स होगा। अगर 75% से ज्यादा तुम्हारी सैलरी है तो सैलरी रेट लग जाएगा, अगर बिजनेस इनकम ज्यादा है तो तुम्हें बिजनेस इनकम का रेट लग जाएगा। तो एक तो ये आप समझ लें, अगर ये समझ लेंगे ना तो फिर आसानी होगी आगे चलने में। तो अगेन, अगर आप बूढ़े हो गए उम्र में, लेकिन आप अभी जॉब कर रहे हैं, तो इट मींस पेंशन हो या सैलरी हो, बस आपने उस पर टैक्स देना है नॉर्मल टैक्स रेट्स के हिसाब से, नंबर 1। नंबर 2, अगर ऐसा नहीं है तो क्या सिचुएशन है, तो वो ये कह रहे हैं दी पेंशन शेल बी चार्ज टू दी फाइनल टैक्स, हाँ भी फाइनल टैक्स लगेगा एट द रेट स्पेसिफाइड। अच्छा, रेट स्पेसिफाइड क्या है वो अभी हम जब आगे बढ़ेंगे, फर्स्ट कैजुअल में जो रेट्स इन्होंने दिए हैं उसको हम देख लेंगे, तो उन रेट्स पे टैक्स हो जाएगा। लेकिन कब, वेयर दी अमाउंट रिसीव बाय एन इंडिविजुअल, किसी फ्रॉम ए, ये मैंने कुछ हाईलाइट किया है, मार्क किया, इसका बताता हूँ उसका क्या सीन है। फ्रॉम ए फॉर्मर एम्प्लॉयर फॉर अ टैक्स ईयर एक्सीड्स 10 मिलियन, कह रहे हैं कि अगर आपने आपने अपने किसी एम्प्लॉयर से पेंशन ली है और वो पेंशन 10 मिलियन से ज्यादा है, ठीक है, तो उस पर टैक्स इस रेट पे लगेगा और वो फाइनल होगा। मजीद ये कि द इंडिविजुअल हु हैज अटेन्ड द एज ऑफ 70 ईयर्स, और अगर कोई बंदा 70 साल का हो गया है, शेल नॉट बी चार्ज, तो उस पर नहीं लगाएंगे भाई हम टैक्स। अगर 70 साल का हो गया है ना बंदा, तो ठीक है, फिर उसके पास कितनी भी इनकम आए और वो एम्प्लॉय नहीं है अभी अपने किसी, अभी वो एम्प्लॉयमेंट में नहीं है, ठीक है ना, द पेंशन ऑफ एन इंडिविजुअल हु कंटिन्यूज टू वर्क फॉर फॉर्मर एम्प्लॉयर और इट्स एसोसिएट शेल बी चार्ज टू टैक्स, ये हम पहले बात कर चुके हैं। यानी अगर वो अपने किसी फॉर्मर एम्प्लॉयर के पास अभी काम, देखो फॉर्मर ही होगा ना, अब आपके जहन में सवाल आ सकता है, इसलिए मैंने इसको दोबारा पढ़ लिया कि सर ये भी तो हो सकता है पिछले एम्प्लॉयर से सैलरी मिल रही हो, पेंशन मिल रही हो, किसी नए एम्प्लॉयर के पास लग गया हो, तो फिर तो ये अप्लाई नहीं करेगा ना क्लॉज 2। तो बात ये है कि ये 70 साल के बूढ़े आदमी को आप में से कोई एम्प्लॉय बनाएगा, बहुत रेयर केस होगा ना, तो इसलिए ये वाली तो आप कहानी निकाल लें। तो यहाँ तो ये बात हो गई।
अब यहाँ ये बात हो रही है कि हु हैथ अटेन्ड द एज ऑफ, अच्छा अगर आप इसमें मुश्किल भी पेश आ रही हो कोई बात नहीं, मैंने आपके लिए यहाँ एग्जाम्पल्स बना दिए, इन एग्जाम्पल से आप समझ जाएंगे। फॉर tax year exceeds 10 million rupees and the individual who has attained the age of 70 years shall be charged to, मतलब ये है कि अगर 70 साल का हो गया ना तो फिर उसके ऊपर टैक्स नहीं होगा उसकी पेंशन पे। अच्छा इसी सारी बात को मैंने यहाँ लिख दिया, दिस क्लॉज गवर्न्स दी टैक्सेशन ऑफ पेंशन, ठीक है। और पोस्ट रिटायरमेंट पे आपको पेंशन जो मिलती है उसके बारे में बात कर रहा है। इसके अंदर 3 वेरिएबल्स लिए हैं, एज को लिया है, ठीक है, और फिर आप पोस्ट रिटायरमेंट में आप क्या कर रहे हैं उसको लिए और अमाउंट को लिया है। अब अगर पेंशन एक्सीड कर जाती है ना 10 मिलियन से तो वो सब्जेक्ट टू फाइनल टैक्स है, लेकिन अगर आपकी एज 70 साल या उससे ज्यादा है तो एग्जेम्प्ट हो जाएगी। इसी तरह अगर जो कंटिन्यू कर रहा है वर्किंग अपने फॉर्मर एम्प्लॉयर के लिए और उसके एसोसिएट के लिए, तो फिर ये फाइनल टैक्स नहीं, आपको प्रोग्रेसिव रेट्स नॉर्मल टैक्स ही देने पड़ेंगे। अच्छा दीज प्रोविजन, ठीक है, आप सीनियर सिटीजन को थोड़ा सा चार्ज करना चाहते हैं, बाकी आप जो लोग काम कर रहे हैं उनसे हाई रेट पे टैक्स लेना चाहते हैं। अब आप एग्जाम्पल्स देखें, फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है उसकी उम्र 72 साल है, 12 मिलियन उसकी पेंशन मिली है और वो रिटायर है, तो जाहिर है इसको कोई टैक्स नहीं हुआ क्योंकि 70 साल से ज्यादा है। एक बंदे उसकी उम्र 65 साल है, देखो 70 साल से तो कम है, अब आगे चलते हैं, अब पेंशन 8 मिलियन है और रिटायर है, इसमें भी टैक्स नहीं होगा क्योंकि 10 मिलियन से कम है। एक बंदा है 60 साल है, ठीक है 70 साल का नहीं ध्यान में रखें, लेकिन उसकी पेंशन 15 मिलियन है और उसको फॉर्मर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय रख लिया है, तो क्या होगा भाई, कुछ भी नहीं होगा, सैलरी में इसको ऐड करेंगे और नॉर्मल जो टैक्स रेट्स है ना उसके हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा क्योंकि उसने कंटिन्यू कर लिया एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। एक बंदा है 58 साल का, अब 20 मिलियन की उसकी इनकम है, अब वो रिटायर है, ठीक है। अब देखो 70 साल से कम है, 10 मिलियन से ज्यादा अमाउंट आ रहा है, तो इसको फिक्स टैक्स देना पड़ेगा, जो कि रेट्स हम अब देख लेंगे जब हम जाएंगे ना फर्स्ट कैजुअल को उसका एनालिसिस कर रहे होंगे चेंजेस का, तो वहां आप रेट देख लेंगे, जो भी वहां रेट दिया गया है वो फाइनल टैक्स वो आप मल्टीप्लाई करेंगे और एफटीआर में ले जाएंगे, सही है। और जाहिर है एम्प्लॉयर काट ही लेगा पेमेंट करते हुए। ओके, अब ये 71 साल का आदमी है, 11 मिलियन इसकी पेंशन है और उसको एम्प्लॉय कर लिया है, तो अब क्या होगा, देखो 70 साल का हो गया ना, तो इसलिए अब प्रोग्रेसिव रेट के ऊपर क्या होगा, लगेगा या नहीं लगेगा, ये वाली ट्रिकी हो गई ना। देखो 71 साल का है, पेंशन तो 11 मिलियन है, एक्सीड कर रही है लिमिट से और ये एम्प्लॉय हो गया है, तो टैक्स एट रेगुलर प्रोग्रेसिव रेट्स री एम्प्लॉयड डिस्पाइट एज 70 ईयर्स, क्या ये बात सही है? जरा सा मुझे इसको देख लेते हैं हम इसको दोबारा से। द पेंशन शेल बी चार्ज टू टैक्स इतना, वेयर अमाउंट इतना फ्रॉम 10 ईयर्स, इंडिविजुअल हु हैज अटेन्ड द एज ऑफ 70 शेल नॉट बी चार्ज ऑन पेंशन इनकम। ये वाली एग्जाम्पल मुझे ठीक नहीं लग रही, तो ये बनाई है हमने, 71 साल की, 11 मिलियन उसकी पेंशन है और वो एम्प्लॉयड है। ओके, एम्प्लॉयड है ना, तो मसला ये है कि हाँ ये आ गया ना, एम्प्लॉयड है ना, तो ये तो अनएम्प्लॉयड लोगों के लिए थी स्टोरी। अब देखिए वो पेंशन जब वो कंटिन्यू कर रहे हैं ना वर्क, तो फिर तो भाई चार्ज होगा, इन एनी केस चार्ज होगा ना, तो फिर तो ये तो सारी स्टोरी वो है, यहाँ पे एम्प्लॉय नहीं है, वो तो बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर है तो 71 साल का, लेकिन क्योंकि वो एम्प्लॉयड है तो भाई ठीक है, प्रोग्रेसिव रेट पे तुम टैक्स दो। अब ये 68 ईयर्स का है, दो एम्प्लॉयर से पेंशन आ रही है 9 मिलियन और 3 मिलियन। अब यहाँ पे एक इंटरप्रिटेशन की बात है, मैं आपको ये समझाता हूँ। अब ये रिटायर है, फुली रिटायर्ड, और इस कोई जॉब नहीं कर रहा, तो इसके ऊपर फाइनल टैक्स होगा, क्योंकि 9 + 3 11 हो गया तो 10 मिलियन, लेकिन मैंने लिखा इफ इंटरप्रेटेड कम्यूटिवली, मतलब क्या है इसका, देखो अगर आप इसको पढ़ोगे ना इस वाले क्लॉज को, तो उसने कहा है कि अगर 10 मिलियन की पेंशन आपका फॉर्मर एम्प्लॉयर, इसका मतलब है एक फॉर्मर एम्प्लॉयर। अगर लेजिस्लेटर, प्लेन रीडिंग का मतलब तो ये, अगर मिसाल के तौर पर एमएनपी मेरा एम्प्लॉयर था और इसके अलावा एबीसी कंपनी मेरा एम्प्लॉयर था, दोनों ने मुझे, एक ने 10 मिलियन दिया तो ठीक है, उस 10 मिलियन पे मैं टैक्स दूंगा, अगर 5 मिलियन दूसरे ने दिया उस पर नहीं दूंगा, मुझे तो इससे प्लेन रेटिंग यही मिल रही है, मेरा तो यही, मेरी इंटरप्रिटेशन यही है। लेकिन मैं एफबीआर वाला आदमी हूं, मैं बोलूंगा कि भाई अब फॉरन एम्प्लॉयर यहाँ यूज तो हुआ है फॉर्मर एम्प्लॉयर, लेकिन लेजिस्लेटर की इंटेंट ये कम्युलेटिव देखेंगे आप इसको ऐड करें, तो हमने यहाँ लिख दिया आपके लिए, हमने प्रो एफबीआर अप्रोच ले ली, ठीक है। कि भाई एम्प्लॉयर पे बाद में, यानी कि बाद में कोई मसला ना हो, थोड़ा सा टैक्स अदा करें, जान छुड़ा लें। तो अगर आपके जो फॉरेन एम्प्लॉयर हैं, अब वो 9 मिलियन जो देगा वो भी टैक्स नहीं काटेगा, 3 मिलियन वाला नहीं काटेगा, तो क्या आप देंगे नहीं देंगे? एफबीआर वाला तो कहेगा देंगे, लेकिन बहरहाल जो प्रो टैक्स पेयर अप्रोच है वो ये है कि यहाँ पर उसको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर इंटरप्रिटेशन की बात है, अगर ये कम्युलेटिव है, लेजिस्लेटर की इंटेंट ये है कि उसको ऐड करेंगे तो देना होगा। अच्छा जी, 66 ईयर एज है, 12 मिलियन है, तो थर्ड पार्टी फंड से आया है। खैर दो और एग्जांपल्स बनाएंगे, अब आप इसको देख लीजिएगा, हम काफ़ी डिटेल में बात कर चुके हैं। सेक्शन 18, क्योंकि आपको ऊपर बताया था कि जो वो क्लब्स हैं रिक्रिएशनल क्लब जिनकी ज्वाइनिंग फीस है वो 1 मिलियन से ज़्यादा है अगर, तो ज़ाहिर है वो बिजनेसेस कहलाएंगे, अब एनपीयू से निकल जाएंगे तो उनको भी बिजनेस की डेफिनेशन के अंदर शामिल कर लिए यहाँ पे, ठीक है। बस इसमें यही तब्दीली है। आगे चलते हैं जल्दी जल्दी, सेक्शन 21,
सेक्शन 21 आपको पता है इनएडमिसिबल डिडक्शंस हैं, और इसमें एक क्लॉज था, क्लॉज क्यू, उसको ओमिट कर दिया गया है। उसमें ये था कि अगर, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ ये क्या था। इसमें होता ये था कि आप अ, वो सेल्स लेते थे, टोटल अमाउंट ऑफ सेल्स, ऐसी सेल्स जो आपने ऐसे आदमी को की है जिसे सेल्स टैक्स में रजिस्टर होना चाहिए था और वो नहीं हुआ, आप उसे, लेकिन अगर वो 100 मिलियन से ज्यादा है तो, मिसाल के तौर पे एक डिस्ट्रीब्यूटर है, आपने उसको 200 मिलियन की सेल कर दी, और आप कन्फेक्शनरीज का काम करते हैं, और तो आपके लिए ये होता था, आप 200 मिलियन को आप यहाँ लिखते थे, ठीक है, मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, आप 200 मिलियन को यहाँ लिखते थे, और लेट्स से आपकी जो टोटल सेल है वो थी लेट्स से के 100 मिलियन की, 1000 मिलियन, तो आप यहाँ लिखते थे, और जो आपकी डिडक्शंस हैं, जो आप डिडक्शंस क्लेम करते थे, तो वो जो भी हैं, लेट्स से वो 20 मिलियन है, तो इस तरह से आप प्रोपोर्शनेट कर लेते थे, यानी कि आप दूसरे अल्फाज में 200 मिलियन को आप डिवाइड कर दें 1000 मिलियन से, तो एक फ्रैक्शन आ गई। तो एट्रीब्यूटेबल सेल्स जो आपने की उन लोगों को जिन्हें रजिस्टर्ड होना चाहिए था, रजिस्टर्ड नहीं है, उस फ्रैक्शन को आप मल्टीप्लाई कर देते थे डिडक्शन से, तो उतना आपका खर्चा डिसअला हो जाता था, और ये एक बड़ी हिट थी। तो अब इस एक तो इसको तो वो ओमिट कर दिया, इस सेक्शन को, इस क्लॉज को। अब उन्होंने नया क्लॉज ले आया, अब वो ये कह रहे हैं कि भाई, जरा सा आप यहाँ से समझ लें एग्जाम्पल से, वो कह रहे हैं कि कमेंट ये है कि भाई, वो कह रहे हैं कि अगर एक नॉन एनटीएन होल्डर है, आप सेल्स टैक्स वाले की बात नहीं कर रहे, सिर्फ एनटीएन होल्डर की बात कर रहे हैं, यानी 181 वाला फॉर्म जमा होना चाहिए, अगर एक ऐसा आदमी है जो इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है, और आप अगर उससे काम कर रहे हैं, तो क्या नुकसान होगा। सपोज कर लें आपके टोटल एक्सपेंडिचर हैं परचेज और अदर एक्सपेंसेस 50 मिलियन के, और इसमें से परचेज या एक्सपेंसेस आपने 8 मिलियन के वहां से इनकर किए हैं जिनका एंटीन ही नहीं है, ठीक है, मिसाल देता हूँ, आप एक एसी वाले से एसी लेकर आ गए, एक बैटरी लेकर आ गए, एक मशीन लेकर आ गए, ठीक है, आप रॉ मटेरियल लेकर आ गए, तो आपने उसको पेमेंट करनी थी, पेमेंट कर दी, वो अनरजिस्टर्ड था, उसका एंटीन ही नहीं था, आप टैक्स काटते हुए भी आपने अनरजिस्टर्ड के नाम पे 111 करके टैक्स काट दिया, या टैक्स जमा ही नहीं कराया, अब उसका एंटीन नहीं था, उसने नहीं सी आपको नहीं दिया, लेकिन आपने खर्चा तो बुक कर लिया ना, ठीक है, तो वो एंटीन होल्डर ही नहीं था। अब होगा ये कि ये जो 50 मिलियन के खर्चों में ये नॉन एनटीएल होल्डर से जो खर्चे किए हैं 8 मिलियन के, इसका 10% आपको डिसअलाउ कर दिया जाएगा। अब ये काम कर दिया है, तो ये क्लॉज ऐड हो गई है क्यू। अच्छा जी, अब इसमें ये प्रोविजन था बजट में, उसको हटा के फाइनेंस एक्ट में ये कर दिया, इसका क्या मतलब है। अच्छा, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में बताऊं, दो तरीके से खरीदी जाती है, या तो आप गए डायरेक्ट ग्रोअर जो किसान है, आपने उससे कहा कि भाई मुझे ये सामान दे दो, वो दे देता है, और ग्रोअर सर्टिफिकेट एक ऑर्डिनेंस में ही दिया हुआ है, वो आप उससे ले लेते हैं, और उसकी विदहोल्डिंग नहीं करनी पड़ती। लेकिन फिर कुछ कमीशन एजेंट होते हैं, जहाँ वो लोग क्या करते हैं, किसान लोग अपना माल आड़तियों को, कमीशन एजेंट्स को दे देते हैं, तो इंडस्ट्रीज कमीशन एजेंट से ले लेती हैं। तो वहाँ ये कहा है कि अगर इसका मतलब ये, अगर आप ग्रोअर से लेंगे ना, तो भाई ठीक है, फिर तो आपको कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है। पहले आप ये देख लें, 10% of claimed expenses made attributable to purchase made from person who are not एंटीन होल्डर्स, ठीक है। तो उन्होंने कहा अगर एंटीन होल्डर नहीं है तो फिर तो इनएडमिसिबल है 10%, जैसे मैंने आपको एग्जांपल से बताया। लेकिन वो कह रहे हैं प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ परचेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस दिस क्लॉज शेल ओनली अप्लाई टू परचेज मेड फ्रॉम मिडल मैन। अगर डायरेक्ट ग्रोअर से आपने खरीदारी कर ली, ग्रोअर सर्टिफिकेट ले लिया, बहुत काफ़ी है, उसका एंटीन नहीं भी है तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपने बीच में मिडल मैन से लिया है ना, कमीशन एजेंट से, तो उसका एंटीन होना ज़रूरी है। और ये बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है कि आप कमीशन एजेंट्स का टैक्स भी काट रहे होते हैं 12%, और उसका एंटीन होना ज़रूरी है, नहीं होगा तो फिर आपकी वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है उसका भी 10% डिसअलाउ हो जाएगा। फिर मजीद इस क्लॉज में तब्दीली हो सकती है, नोटिफिकेशन के जरिए ये क्लॉज ऐड कर दिया गया है, प्रोविजो ऐड कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 21 में मजीद एक नया क्लॉज ऐड किया गया है जनाब, वो क्या है, यहाँ से समझें। आपने एक सेल इनवाइस के अंदर जो कि 4 लाख रुपए की थी, कस्टमर को बिल कर दिया। अब कस्टमर ने ना बैंकिंग चैनल से पैसे नहीं दिए, और उसने कैश से पैसे दे दिए, ठीक है। अब जब कैश से पैसे दिए उसने, तो हुआ ये कि ज़ाहिर है इस 4 लाख की सेल को करने के लिए आपने कुछ खर्चे किए होंगे, कुछ कॉस्ट ऑफ यानी कॉस्ट ऑफ सेल्स होगी। आपने एक मोबाइल बेचा 4 लाख का, तो आपको भी तो 3 लाख का कॉस्ट किया होगा ना, तो ये उससे रिलेटेड खर्चा है, उससे रिलेटेड एक्सपेंस है। तो ये जो 3 लाख रुपए आप कॉस्ट क्लेम कर रहे हैं ना, तो एफबीआर वाले अब ये कहना चाह रहे हैं, ऑर्डिनेंस में तब्दीली आ गई है कि भाई, एफबीआर तो खैर इंप्लीमेंट करेगा, लॉ ये कहना चाह रहा है कि अब जो 3 लाख का खर्चा है, जो 3 लाख की कॉस्ट है, अब आप होगा क्या कि ये इसका 50%, 1.5 लाख रुपए आपको हम डिसअलाउ कर देंगे। समझ आए आपको, क्यों करेंगे ऐसा, ये रीजन है, सिंस द पेमेंट एक्सीड्स
200,000, 2 लाख रुपए से, एंड मेड इन कैश, नॉन बैंकिंग चैनल और डिजिटल मीन्स। मतलब ये डिजिटल मीन्स की भी डेफिनेशन आई थिंक ऐड की ऊपर, हमारी नज़र से नहीं गुजरी है क्या है। डिजिटल मीन्स कहीं मेंशन की भी आगे, मतलब आईबीएफटी हो, डेबिट कार्ड से पेमेंट हो, आरटीजीएस हो, कोई भी और जो वॉलेट इजी पैसा है, जैज है, यानी बैंकिंग चैनल ही आप समझ लें, डिजिटली आप ऐप से ट्रांसफर कर लेते हैं अदर देन कैश, ठीक है। तो यहाँ यही लिखा हुआ है 50% ऑफ एक्सपेंडिचर क्लेम्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल। अच्छा, जो इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्स है ना, अब इससे मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि मिसाल के तौर पर आपने एक मोबाइल को बनाया, बेचा, तो 4 लाख का बेचा, उससे रिलेटेड कॉस्ट 3 लाख रुपए है, जिसके अंदर रॉ मटेरियल भी मोबाइल का शामिल है, शिपिंग कॉस्ट भी शामिल है, ओवरहेड भी शामिल है, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है। लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग ये भी है कि जी सेल्स से रिलेटेड एक्सपेंसेस का मतलब ये डिलीवरी चार्जेस वगैरह, उससे रिलेटेड फ्रेट वगैरह, तो वो तो 4 लाख के, अगर 4 लाख इनवाइस से रिलेटेड बहुत थोड़े से होंगे, तो उसका 50% डिसअलाउ होगा। तो एक इंटरप्रिटेशन ये भी है जो मैंने सुनी है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि टोटल कॉस्ट तभी तो पेनलाइज होंगे लोग और बैंकिंग चैनल की तरफ जाएंगे, अदरवाइज वो तो बहुत ही छोटी सी जो है ना डिडक्शन होगी सेलिंग एक्सपेंसेस से रिलेटेड। तो तो ये बात हो गई। अच्छा जी, तो इसका मतलब ये हुआ, अब हमें करना ये होगा कि हमें बैंकिंग चैनल से लोगों से पैसे लेने हैं जहां पर 2 लाख से ज्यादा की इनवाइस है। अच्छा, एक चीज इसमें और भी इन्होंने लिखी है कि भाई सिंगल इनवाइस कंटेनिंग वन और मोर देन वन ट्रांजेक्शन ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। मतलब वो कह रहे हैं कि इनवाइस को फोकस करें, ये मत कीजिएगा एक इनवाइस के अंदर अगर आपने 6 मोबाइल बेचे हुए हैं, 6 गाड़ियां बेची हुई हैं, तो आप उस एक आइटम के अमाउंट को देखें, नहीं, आप सिंगल इनवाइस का टोटल देखिएगा क्या है बस। आगे चलते हैं। अच्छा जी, सेक्शन नंबर 20। अच्छा, इसका पर्पस क्या है सबका, जाहिर है मतलब यही चाह रहे हैं कि कैश में ट्रांजेक्शन कम से कम हो, डिजिटलाइजेशन हो, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी हो। सेक्शन नंबर 22, डेप्रिसिएशन। यहाँ ये कहा जा रहा है भाई कि अगर आपने कोई कैपिटल एसेट खरीदा, टेक्निकली स्पीकिंग इसको हम कहते हैं डेप्रिशिएबल एसेट। डेप्रिशिएबल एसेट वो होता है जिसपे आपको टैक्स डेप्रिसिएशन मिलता है स्पेसिफाइड रेट्स पे। और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एक नॉन कैश आइटम होता है जो कि आपको एडमिसिबल एक्सपेंस के तौर पे मिलता है। वो ये कह रहे हैं कि अगर आपने कोई एसेट खरीदा और उस पर विद होल्डिंग होनी थी, आपने विद होल्डिंग नहीं की, तो फिर उससे रिलेटेड डेप्रिसिएशन आपको नहीं मिलेगा, किसी भी साल में नहीं मिलेगा। जाहिर है जब वो कैपिटल एसेट जो आपके एसेट्स हैं, फैक्ट्री है, मशीन है, उसकी कॉस्ट का पार्ट ही नहीं बनेगा, तो डेप्रिसिएशन वर्कआउट ही नहीं होगा आगे किसी भी साल के लिए। तो अगर आप डेप्रिसिएशन क्लेम करना चाहते हैं तो आपको एसेट्स की खरीदारी पे विद होल्डिंग करना जरूरी होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब हम इंटेंजिबल्स में, जहाँ पे आप लाइफ को एसरटेन नहीं कर सकते, तो वहाँ पहले 25 ईयर्स तक आप एमोटाइज कर लेते थे एसेट्स को, उसकी लाइफ इन्होंने 15 कर दी है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 39 में, जहाँ ये तो हर एक को ये पता है इस सेक्शन का कि भाई आप लोन, एडवांस, शेयर मनी, गिफ्ट बैंकिंग चैनल से ही देंगे, कैश से नहीं आप दे सकते, और देने वाले कैंटीन होना चाहिए, अदरवाइज कन्फ्रंट हो जाता है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में इस पे बेतहाशा ऑर्डर हुए हैं, रिकवरीज हुई हैं। तो वहाँ उन्होंने सिर्फ ये किया है, बैंकिंग चैनल के साथ डिजिटल मीन्स को भी ऐड कर दिया है एज डिफाइंड इन सेक्शन 2। मैं भी देख लेता हूँ, हम देख लेंगे। डिजिटल मीन्स पहले से डिफाइंड है ऑर्डिनेंस में, ऊपर डेफिनेशन लाए हैं। बहरहाल डिजिटल मीन्स की डेफिनेशन मौजूद है, या अभी आई है या पहले से मौजूद होगी। इसमें मतलब जो आजकल के जदीद तरीके हैं, आपका ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांसफर्स हैं, आईबीएफटीज हैं, आपके जो आरटीजीएस हैं, जैज, इजी पैसा, जो भी डिजिटल मीन्स हैं, जो भी आपके पॉकेट्स होती हैं जिनसे आप डिजिटली एप्स के जरिए ट्रांसफर करते हैं, तो वो ठीक है। बस मैंने एटीएम कार्ड से ट्रांसफर कर दिया तो इट्स ओके, क्योंकि एज फॉर एज आई थिंक इज ट्रेसेबल और बैंकिंग चैनल से हो रही है, तो उसके आगे डिजिटल मीन्स को भी ऐड कर दिया इन्होंने, ठीक है। कल क्रिप्टो आ जाएगी, कल बिटकॉइन आ जाएगी, तो वो भी ज़ाहिर एक डिजिटल वॉलेट ही होता है, तो वो भी यहाँ पे कवर हो जाएगा जब वो लीगलाइज हो जाएगी तो। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। बहुत ज़्यादा चेंजेस हैं और बहुत लंबी वीडियोस बन जाएंगी। चलिए, सेक्शन नंबर 56, इसमें उन्होंने क्या कहानी की है मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। देखो, पहले ही होता था, अगर सपोज कर लो बिजनेस लॉस आपका 8 लाख है ना, और इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी 3 लाख है, तो ये दोनों एडजस्ट हो जाते थे और आपको टैक्सेबल इनकम जीरो होती थी, टैक्स जीरो देना पड़ता था। और होता ये था कि 5 लाख का कैरेट फॉरवर्ड बिजनेस लॉस चला जाता था, सही है ना, तो इस इनकम पे टैक्स नहीं देना होता था। अब इन्होंने यहाँ तब्दीली, ये जो प्रोविजो ऐड किया है, इसका रिजल्ट ये आया है कि अब क्या होगा, प्रपोज 2026 में क्या होगा, टैक्स ईयर 2026, आपका बिजनेस, आपकी बिजनेस लॉस 60 लाख है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी 3 लाख है। अब वो कह रहे हैं भाई इस 3 लाख पे टैक्स चाहिए हमें। अब ये 3 लाख आप एडजस्ट नहीं कर सकते यहाँ से, तो अब होगा क्या कि जो मैं आपको बता देता हूँ, जो कैरेट फॉरवर्ड होगा ना बिजनेस लॉस, तो वो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5 लाख, लेकिन यहाँ पे आ जाएगा 8 लाख, ठीक है। तो ये हुआ इस तब्दीली की वजह से यहाँ पे उन्होंने इसको टैक्स करा लिया। अच्छा, आगे चलते हैं।
अभी आपको एफर्ट देने होंगे, इसको देखना होगा, मैं बहुत शॉर्ट शॉर्ट बता रहा हूँ, आपको बहुत सुकून से इसको देखना होगा ताकि आपको भी ये लीगल लैंग्वेज समझ आए और आप खुद इससे ये चीज़ ये इन्फ्लुएंस ड्रॉ करें जो मैं कर रहा हूँ। अच्छा, ग्रुप टैक्स रिलीफ के अंदर ये होता था कि जो ग्रुप कंपनीज होती थी वो आपस में ये ऑप्शन ऑप्ट कर लेती हैं कि हमें एक जगह टैक्स किया जाए। तो उसमें ये होता है कुछ कंडीशन जब आप फुलफिल कर लेते हैं तो इंटर कंपनी डिविडेंड्स, इंटर कंपनी परचेज, सेल्स, वो सब नलिफाई हो जाती हैं, ठीक है, उन पे टैक्स नहीं होता। इसी तरह से अगर एक जगह लॉस है दूसरी जगह प्रॉफिट है वो नेट ऑफ हो जाता है। अब इन्होंने ये किया है, उन्होंने कहा भाई देखो, सिर्फ उन कंपनीज को हम क्लब करने की इजाजत देंगे ग्रुप में जो नॉर्मल टैक्स रिजीम में है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब हर वो कंपनी जो 29% कॉर्पोरेट टैक्स दे रही है और सुपर टैक्स भी ज़्यादा उस पर लग रहा होगा, तो उनको एक जगह करने की इजाजत है। तो लेकिन अगर कोई मिनिमम टैक्स दे रही है क्योंकि वहां लॉस है, तो भाई उसको हम क्लब करने की आपको इजाजत नहीं देंगे। तो एक रेवेन्यू मेजर है, तो ताकि इससे टैक्स कलेक्शन में इजाफा किया जा सके। अच्छा जी, ये एक बेहतर चीज़ है, ये पहले मौजूद थी, दोबारा री इंट्रोड्यूस करवाई है, इसका कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। और कैलकुलेशन तो यहाँ दी गई है। अच्छा, पहले कैलकुलेशन देख लेते हैं, बल्कि कॉन्सेप्ट पहले सुने। देखिए, मिसाल के तौर पर आपने क्या किया, ये जो है ना इमरान खान के दौर में एक स्कीम आई थी कि आप लो कॉस्ट हाउसिंग लोन लेते थे बैंक से। कमर्शियल इस्लामिक बैंक दोनों ये काम करते थे। इस्लामिक बैंक आपको घर दिला देता था और और जो कमर्शियल बैंक है वो लोन दे देता था। लेकिन ये जो चीज़ है ना, ये एक पॉलिसी थी, गवर्नमेंट पॉलिसी थी, और गवर्नमेंट ने बैंकों को ये कहा था आप ऐसा करेंगे, और उनके ऐसा करने पे जो वो प्रॉफिट अर्न कर रहे थे ना उसमें टैक्सेशन की कुछ रिलीफ थी उनको, या बहरहाल कुछ ना कुछ उनको कुछ बेनिफिट था। तो उसके लिए जो बैंक्स हैं उन्होंने बहुत सारा पैसा मकदस किया था। अब हुआ ये कि बहुत जब लोगों ने देखा कि भाई लो इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर, लो मार्कअप्स पे, लो रेंटल्स पे घर मिल रहे हैं, तो एकदम मार्केट प्राइसेस ऊपर गई। अच्छा, अभी जो है ना प्रॉपर्टी बैठी हुई है, तो ये एक मेजर भी है कि सैलड लोगों को क्या होता है, उनको घर चाहिए होता है। अब होगा क्या, अभी आप देखेंगे एक स्कीम आ जाएगी स्टेट बैंक से अप्रूव होके कि भाई जो लोग लो कॉस्ट घर लेना चाहते हैं, हम अभी भी शायद चल रही है, इस दौर में भी मेरा ख्याल है चल रही है, जो कोलिशन गवर्नमेंट है मेरा ख्याल है, बैंक से चेक करना पड़ेगा। तो उसमें होता ये है कि आपको मिसाल के तौर पर काइबोर +4 पे अगर 15% पे आजकल फाइनेंसिंग मिल रही है, तो जो लो कॉस्ट हाउसिंग है वो आपको 7-8% पे, 6% में मिल जाती है। अब एक तो ये फायदा, दूसरा फायदा गवर्नमेंट ये कह रही है कि भाई जो एक सैलड इंडिविजुअल जो उस पर मार्कअप पे करेगा ना, वो भी टैक्सेबल इनकम में से माइनस कर देंगे, आपका हो जाएगा एज अ डिडक्टेबल अलाउंस। देखिए आप, मैं समझाऊं उसको क्या है। दी प्रोपोज अमेंडमेंट एम टू एक्सक्लूड कंपनीज, नहीं ये कहाँ आ गए हम, ये तो कमेंट मुझे लग रहा है ऊपर वाला कॉपी पेस्ट हो गया शायद मुझे। हाँ, रिलीफ, इसको तो हटा दें, ये तो गलत हो गया यहाँ पे। चले, इसमें ये है कि एन इंडिविजुअल शेल बी इंटाइटल टू टैक्स क्रेडिट इन रिस्पेक्ट, अगर वो प्रॉफिट, अच्छा ये प्रॉफिट ऑन डेट या शेयर इन रेंट बहुत आसान है, जो भी आपका लोन पेमेंट शेड्यूल होता है ना, उसके अंदर आ रहा होता है कि आपने एक इंस्टॉलमेंट में कितना मार्कअप या रेंट दिया, तो वो आपको माइनस हो जाएगा आपकी इनकम से, ठीक है। और इसमें कुछ क्राइटेरिया है, घर कितने स्क्वायर फीट का और फ्लैट, ये वो तो आप उसको देख लीजिएगा। लेकिन इसका, अच्छा ये एन इंडिविजुअल, इसके अंदर सारे लोग आ गए, सैलरी भी आ गए, अदर दिन सैलरी भी आ गई। वर्कआउट कैसे करेंगे आप, देखिए आपने जो भी टैक्स दिया है उसको ऊपर रखें, टैक्सेबल इनकम, टैक्स टू टैक्सेबल इनकम रेशियो निकालिए। इफेक्टिव रेट अगर आपका 27% है तो आप उसको ले लीजिए, ठीक है। और फिर आप क्या करें, उसको सी से मल्टीप्लाई कर दें। सी क्या होगा, जितना आपने प्रॉफिट ऑन डेट दिया है वो, या टैक्सेबल इनकम का 30% विच एवरेज लेसर, वो आप ले लीजिए, यहाँ फार्मूले में डाल दीजिए, तो एक आपका अमाउंट निकल के आ जाएगा, ठीक है। मिसाल के तौर पर आपका टैक्स टू टर्नओवर रेशियो आया है लेट्स से 10%, ठीक है, और यहाँ अमाउंट आया आपका 100 रुपए, तो 100 रुपए का 10%, 10 रुपए, 10 रुपए आपकी टैक्सेबल इनकम में से द अमाउंट ऑफ अ पर्सन टैक्स क्रेडिट अलाउड शेल बी कंप्यूटेड। अच्छा जी, ये टैक्स क्रेडिट है, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, डिडक्टेबल अलाउंस नहीं है, ये टैक्स क्रेडिट मिलेगा आपको। देखें, दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। सपोज कर लें आपका टैक्स आया 10 रुपए और आपकी इनकम थी 100 रुपए, तो इफेक्टिवली आपका जो टैक्स रेट है 10% आया, ठीक है। और आपका जो मार्कअप था वो था, जो आपने पे किया था वो था 100 रुपए का, लेकिन जो आपकी टैक्सेबल इनकम 100 थी, इसका 30% कितना बनता है, 30 रुपए, इसका विच एवरेज लेसर लेसर कितना है, 100 है, तो ये 100 आ गया। तो अगर मैं 100 को मल्टीप्लाई करूंगा 10% से, तो कितना आएगा, 10। तो ये जो 10 रुपए है ना, ये आपकी टैक्स से माइनस हो जाएगा, जितना भी आपका टैक्स आता है उससे माइनस हो जाएगा। अभी हमारे केस के अंदर तो देखें 10 रुपये टैक्स आ रहा है, हमने इसको ज्यादा रख दिया ना, हम इसको कम कर देते हैं, आपको थोड़ा समझ आ जाएगा। आप इसको कर दें 50 रुपये, 50 रुपये आपने दिया है जो प्रॉफिट ऑन डेट है, और 30 रुपये आपकी इनकम, तो विच एवरेज लेसर क्या आया, 50 आया, तो यहाँ आ जाएगा 50, और 50 का 10% कितना आएगा, 5 रुपये, तो 5 रुपये आपके टैक्स में से माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से कैलकुलेशन होगी, ठीक है। अच्छा, सिस्टम ये ऑटो वर्कआउट करता है, अगर आपको ना भी समझ आया हो तो डिसरिगार्ड कर लें। और आगे ये कह रहा है कि अगर आपने एक प्रॉपर्टी ली थी और
उससे रेंटल आ रहा था, तो 15A में भी डिडक्शन मिलती है, वहाँ बहुत सारी डिडक्शन हमको मिलती है, 1/5 रिपेयर्स वगैरह वगैरह और प्रॉपर्टी टैक्स। अगर आपने ये डिडक्शन वहाँ क्लेम कर ली है तो फिर आप इसको डबल क्लेम मत कीजिएगा, तो वहीं क्लेम कीजिएगा। अच्छा, फिर ऐसा भी हुआ था, अगर लेट्स से जो लास्ट गवर्नमेंट थी उसमें किसी ने एक घर ले लिया था और उसकी वो डिडक्शंस आज क्लेम करना शुरू कर लेता है और एक और घर ले लेता है, तो यहाँ उन्होंने कहा है कि अगर इंडिविजुअल ने क्लेम कर लिया टैक्स क्रेडिट अंडर दिस सेक्शन, तो अब क्या होगा, ही शैल नॉट बी इंटाइटल्ड टू क्लेम टैक्स क्रेडिट फॉर एन अदर हाउस। जो दूसरा घर है उसके लिए आप फिर क्लेम नहीं कर सकते सब्सिक्वेंट 15 ईयर्स। अच्छा, 15 साल क्यों है भाई? ये जो रीपेमेंट शेड्यूल्स होते हैं 20 साल के होते हैं और 15 साल के और 10 साल के, काफ़ी लंबे पीरियड्स के होते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है, एम्प्लॉयज़ को एटलीस्ट फ़ायदा होगा, और इससे ज़रूर ये होगा कि प्रॉपर्टीज़ की वैल्यूज़, खास तौर पे फ्लैट्स की वैल्यूज़ थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएंगी। मुझे याद है लास्ट गवर्नमेंट में फ्लैट्स की वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी इस एक मतलब एक इम्पैक्ट की वजह से, जो कि एक बहुत फेवरेबल चीज़ थी लोगों के लिए, एम्प्लॉयज़ के लिए खास तौर पे। अच्छा जी, सेक्शन नंबर 75F, इसके अंदर ये है कि जो 100% टैक्स क्रेडिट मिलता है। अच्छा, ये तो गलत है, पिछला मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ, ये बजट में था उसका लिखा रह गया यहाँ पे। अब इन्होंने ये किया है, पहले हुआ ये था कि बजट के अंदर एक क्लॉज ए को में एक्सक्लूसिवली सिर्फ ऐड किया था, लेकिन अब इन्होंने ये कर दिया है कि अगर आप कोल माइनिंग करते हैं सिंध में, तो जो पावर जनरेशन प्रोजेक्ट्स को आप कोल बेचेंगे ना, तो उसके उससे जो इनकम आएगी तो उस पर तो 100% टैक्स एग्जेम्पशन है, आपको कोई मसला नहीं है। लेकिन अब ये इजाजत है कि आप किसी और को भी कोयला बेचें, जब आप कोयला बेचेंगे तो उससे आने वाले प्रॉफिट पे आपको एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी, उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा, बस इतनी सी बात है ये। यानी उनके स्कोप को बढ़ा दिया। पहले ये था पर्सन एंगेज इन कोल माइनिंग प्रोजेक्ट्स इन सिंध सप्लाइंग कोल टू पावर जनरेशन प्रोडक्ट, यानी अगर आप पावर जनरेशन को दे रहे हैं प्रोजेक्ट्स को तो आपको ये एग्जाम्पशन है, अदरवाइज नहीं है। अच्छा, उसको अब इन्होंने कर दिया है टू, वैसे इसको थोड़ा क्लियर ही कर दिया इन्होंने, अदरवाइज अगर आप इसको भी पढ़ें, पर्सन engaged in coal mining projects in Sindh supplying coal to power generation projects, उनको थी एग्जाम्पशन। अब उन्होंने क्या किया, यहाँ इसको पहले एक्सक्लूसिवली डाला, फिर उन्होंने क्या किया, अब इसको यूं कर दिया कि भाई आप जिसको मर्जी कोयला बेचो, लेकिन एग्जाम्पशन सिर्फ आपको पावर जनरेशन प्रोजेक्ट को कोयला बेचने पे होगी, दैट्स इट। अच्छा, ये एक एनर्जी का बहुत ही सस्ता सोर्स है। अच्छा जी, 75A ज़रूर पढ़ लें, बहुत अच्छा सेक्शन है, इसमें हमारी वीडियो सेपरेट मौजूद है। इसमें लिमिट्स दी गई हैं वहाँ पर कि भाई आप कितनी लिमिट तक एसेट को कैश में ख़रीद सकते हैं। तो प्रॉपर्टी की अलग लिमिट है, और अदर देन प्रॉपर्टी, और जो ये 5 मिलियन तक की लिमिट है ना, 5 मिलियन से अगर ज़्यादा का प्रॉपर्टी है तो आपको क्रॉस चेक से लेनी है, और अदर केस में आपकी 1 मिलियन से ज़्यादा की अगर चीज़ है, गाड़ी है, मशीन है, तो आपको क्रॉस चेक से लेनी है। उसमें सिर्फ डिजिटल मीन्स को भी ऐड कर दिए, तो ठीक है, हम पहले भी बात कर चुके हैं, डिजिटल मीन्स भी बैंकिंग चैनल ही है, तो उस बैंकिंग चैनल की डेफिनेशन को एक्सटेंड कर दिया, इसमें और कोई तब्दीली नहीं है। ओहो, ये एक, इस आपको समझाना पड़ेगी ये बात। अच्छा, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, अगर आप उनको देखेंगे तो उनको 100C में टैक्स क्रेडिट मिलता है। अब हुआ ये है कि पार्ट 1 जो है ना सेकंड स्केड्यूल का, ये कहता है एग्जाम्पशन फ्रॉम टोटल इनकम, ये इसका ये टाइटल है। तो क्लॉज 66 के अंदर दो टेबल दिए हुए थे, टेबल 1 और उसमें कुछ इदारे लिखे हुए थे, और टेबल 2 दिया हुआ था, उसमें कुछ इदारे दिए हुए थे। और टेबल 2 के स्टार्ट में लिख दिया था कि भाई टेबल 2 वालों को भी 100% टैक्स क्रेडिट मिलेगा, लेकिन उनको 100C की कंडीशन पूरी करनी है। और टेबल 1 वालों के लिए था कि भाई बस इनकी तो ब्लैंकेट एग्जाम्पशन है, इनको कोई 100C की कंडीशंस पूरी नहीं करनी। 100C की कंडीशंस क्या है, उसमें एक कंडीशन जो अहम है वो ये है कि आपको कमिश्नर से अप्रूवल लेनी पड़ती है, जो हमने ऊपर डेफिनेशन पढ़ी क्लॉज 36 की, ठीक है, क्लॉज 36 सेक्शन 2। अब उन्होंने बस ये समझ लीजिए, उन्होंने हालांकि चेंज तो सिर्फ ये लिखी हुई है, इसका मतलब ये बनता है कि उन्होंने क्या किया, क्लॉज 66 में जितने भी पार्ट 1 में और क्लॉज 61 पार्ट 1 सेकंड स्केड्यूल में दो टेबल थे ना, टेबल 1 और टेबल 2, इन दोनों को मर्ज कर दिया, और कुछ और लोग भी, 3 और लोग भी ऐड किए, बीकन स्कूल है और 2 लोग और हैं। और उनको ये बोल दिया सबको कि भाई तुम सबको अब क्या करना है, 100C की कंप्लाइंस करनी है। भाई प्रॉपर रिटर्न फाइलिंग हो, प्रॉपर विद होल्डिंग हो, एडमिन के खर्चे इतने से ना बढ़े, कमिश्नर से अप्रूवल लो, वगैरह वगैरह। ठीक है, हर एक को पीसीपी से ऑडिट कराना है, तो काम बढ़ गया। मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का, एसीएमएस का, टैक्स प्रोफेशनल्स का, इनकी भी आमदनी बढ़ेगी। अच्छा जी, खैराती इदारे, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वेलफेयर इदारे, इनका एक्सपेंस बढ़ेगा, और गवर्नमेंट को भी इसमें कहीं ना कहीं पेनल्टीज लगाने का मौका मिलेगा। पीसीपी की भी इनकम इंक्रीज होगी, ऑल दो कि वो भी एक एनपीओ है। तो फर्दर ये अहम चीज़ है कि इनके ऊपर चेक आ जाएगा, क्योंकि पीसीपी का जो ऑडिट होता है वो बहुत ही अच्छा, तगड़ा, बेहतर ऑडिट होता है। तो एक चेक आ जाएगा, जब पीसीबी का सर्टिफिकेट नहीं होगा तो इनको अप्रूवल नहीं मिलेंगे, लोग इनको डोनेशन नहीं देंगे। लेकिन मुझे समझ नहीं आया करने की जरूरत क्या है, यहाँ तो स्क्रूटनी करके ये इदारे डाले हुए थे ऑर्डिनेंस के अंदर, अच्छे इदारे हैं, बड़े इदारे। तो बहरहाल एक काम बढ़ गया, सब लोगों का एक काम बढ़ गया।
और शायद ये इसलिए कि ताकि ट्रांसपेरेंसी आ जाए, और बहरहाल और भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स होंगे। अच्छा जी, मैंने लिखा है ऑल्सो रेफर पेज नंबर 102 ऑफ फाइनेंस एक्ट 2000। ये मैं दिखाना चाह रहा था कि उसको मर्ज करा दिया आपको, तो बस आप रेफर कर लीजिएगा इसको। इसको मैं कंक्लूड कर देता हूँ। कोई भी इदारा अब ऐसा नहीं है जिसके पास ब्लैंकेट एग्जाम्पशन हो 100C वो अवेल, मतलब कि उस पे उसकी इनकम एग्जाम्प्ट है। अब हर एनपीओ को 100C के सेक्शन की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना पड़ेगा अगर वो टैक्स नहीं देना चाहते तो। बस ये इसका खुलासा है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अच्छा, अब इन्होंने क्या किया है, मिनिमम टैक्स पेड अंडर सेक्शन 113। मैं बता दूं क्या होता है। देखिए, फर्स्ट कर लें, आप बिजनेस कर रहे हैं, आपका लॉस आ गया, आप एक कंपनी है, हम कंपनी की मिसाल ले लेते हैं। तो गवर्नमेंट कहती है भाई ठीक है, तुम 1.25% दे दो। 100 का 100 रुपया दे दिया। अब गवर्नमेंट ये कहती है अगले साल अगर प्रॉफिट आ गया ना तो तुम ये एडजस्ट कर लेना, हम तुम्हें वापस कर देंगे। उसका एक तरीका है, वो हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अब पहले ये था कि 3 साल के लिए था। अगर आपका मिसाल के तौर पर टैक्स ईयर 21 में लॉस आ गया और आपने मिनिमम टैक्स दे दिया, और 22 में, 23 में, 24 में प्रॉफिट आ गया, तो ये 3 सालों में आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, जहां पे भी वो खत्म हो जाए, कंज्यूम हो जाए। अच्छा, पहले पहले ना ये 5 साल भी होता था, ठीक है पहले। लेकिन फाइनेंस एक्ट 22 से हुआ ये कि इसको 5 साल से 3 साल पे कर दिया, अब 3 साल से 2 साल पे कर दिया। मतलब यही है कि भाई मैंने खुद ऐसी रिटर्न्स की हैं जिसके अंदर 5 5 साल पुराना मिनिमम टैक्स करोड़ों रुपयों का एडजस्ट किया। तो अब उसको इससे कर क्या रहे हैं, कर्टेल कर रहे हैं एडजस्टेबिलिटी। और ये रेवेन्यू मैयर है, दायरे पर मिनिमम 1.25 रुपया तो आ जाए ना, 1.25% तो आ जाए, और एडजस्टमेंट भी ना मिले। और नए नए इदारे होते हैं शुरू के अंदर, या कुछ वॉलेटाइल इदारे होते हैं जहाँ सीजनल बेस्ड काम होता है, या बहुत ही पेरिशेबल आइटम्स होते हैं, वहाँ पे लॉसेज होते हैं तो 2 2 3 3 साल कंटिन्यूस होते हैं। और नए इदारों के लिए तो शुरू में लॉसेज ही होते हैं। वो मिनिमम टैक्स दे रहे हैं और वो पता चला 2 साल बाद एक्सपायर भी हो जाएंगे, तो वो ज़ाया हो जाएंगे। तो ये एक अच्छी चीज़ नहीं है। मतलब जो बिजनेस कम्युनिटी है वो तो इसको पसंद नहीं करेगी। बहरहाल ये भी एक रेवेन्यू मैयर है, वापस ना जाए सरकार को पैसे, तो वापस ना जाएं सरकार से पैसे एडजस्टमेंट की सूरत में, तो ये भी एक अच्छी चीज़ नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ तक मेरे ख्याल है रोक देते हैं, फिर आगे दोबारा से थोड़ी सी ब्रेक ले लेते हैं, काफ़ी देर हो गई है। और फिर यहाँ तक पे हम सवालात ले लेते हैं आप लोगों से, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह आगे कंटिन्यू करते हैं।